देखिएगा, अब मॉडर्न हिस्ट्री में यह ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे, है ना। फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये 2022 में 21 में यूपीएससी का पेपर हुआ है और किस प्रकार से आप देखोगे तो जो ट्रेंड्स है यूपीएससी का बदला है पिछले कुछ। उसी तरह से जब स्टेट पीसीएस में भी देखोगे तो स्टेट पीसीएस के अंदर भी, जैसे आप बिहार जाओगे, आप उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में जाओगे, तो वहाँ भी जब देखोगे हिस्ट्री का जो ट्रेंड है, क्वेश्चंस जो आते हैं उनका ट्रेंड बदला है ना। और तीसरा हम लोग देखेंगे कि जैसे एक परेशानी होती है सबसे मेन कि हम लोग जो है ये सोर्स जो है, सोर्सेज जो पढ़ा जाए वो कौन से सोर्सेज को पढ़ा जाए, इसके संदर्भ में सोर्सेज क्या हो, है ना। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री के 5-6 किताब खरीद लेते हैं, है ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि जब आप सिलेबस के आप जो है सिलेबस पे आओगे तो, है ना, अब देखिए हमें पढ़ना कहाँ से है, सुनिएगा ध्यान से। हमें पढ़ना है अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। अराइवल ऑफ यूरोपियंस मतलब आप सिलेबस में भी देखोगे, यहाँ देखिए यूरोपियनों का आगमन, यूरोपियनों का आगमन आपके सिलेबस में है, ठीक। अब मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगा कि क्योंकि सिलेबस जनरली पता ही होता है लोगों को, है ना। मेन मुद्दे पे आएंगे तो आपके अराइवल ऑफ द यूरोपियन से शुरू होगा एक नंबर टॉपिक। और ये हमें पढ़ना क्या है, हमें आप ये समझो कि 1964 नेहरू इरा है और उसके पश्चात वर्तमान संदर्भ तक इसको पढ़ना है। यानी आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस है कि जब यूरोपियनों का आगमन हुआ और ब्रिटिश साम्राज्य की जब स्थापना हुई, वहाँ से लेकर वर्तमान संदर्भ तक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। अब आप जब सिलेबस देखोगे तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, है ना, कि सिलेबस में आप जब देखोगे इसको, हाँ, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को आप पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात का भारत। अब ये जो है आपका ये सिलेबस जो है दिया हुआ है टॉपिक, तो एक प्रकार से ये दिया हुआ है कि नेहरू के बाद का भी है। तो आप अभी तक नेहरू के विदेश नीति से इंदिरा गांधी के काल में या आप क्वेश्चन आता है जैसे बांग्लादेश का निर्माण वगैरह, है ना। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से भी क्वेश्चन आता है और स्टेट पीसेस वगैरह भी जब दोगे आप तो वहाँ भी देखिएगा कि बाद में भी आता है, जैसे बांग्लादेश के निर्माण में जैसे भारत की क्या भूमिका थी। अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। नेहरू के विदेश नीति से अभी चूंकि चर्चा चलता रहता है एनआरसी को लेकर, पंचशील को लेकर या जो है कश्मीर इशू को लेकर, तो उस समय को अभी से जोड़कर भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान देना है आपको। तो एक होलिस्टिक सिलेबस जब देखा जाए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा आप जब पढ़ोगे तो खुद ही धीरे धीरे जो है चीज़ें पता चलता रहता है कि यूरोपियनों के आगमन से लेकर जैसे पुर्तगीज़ वगैरह आए, डच, ब्रिटिश, ये सब, तो वहाँ से लेकर अब नेहरू और वर्तमान तक आप इसको पढ़ सकते हैं सिलेबस। तो इस पर बहुत ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है चीज़ देखिएगा कि सिलेबस के बाद जब ट्रेंड देखिएगा कि क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, तो ये बहुत चेंज हुआ है और ड्रास्टिक चेंज आप कह सकते हो। ये चेंज क्या हुआ, पहले पेपर सेकंड में जो वर्ल्ड हिस्ट्री होते थे और मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट करते थे। अब क्वेश्चन रिपीट नहीं करते ज़्यादा। जो टिप्पणी होता है ना, टिप्पणी होता है, जैसे आप पिछले 10 ईयर्स 20 ईयर्स 15 ईयर बना लेते हो, तो पहले एक फ़ायदा ये था कि ये रिपीट होते थे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, मतलब इसी में से अगर 10 क्वेश्चन आया ना तो इसी में से 5-6 क्वेश्चन इसी में से आ जाते थे, अब नहीं आते। तब दोनों के स्तर पे, जैसे हम लोगों के स्तर पे भी है कि थोड़ा जो है जितना ज़्यादा मेहनत करके आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराया जाए, और आपके भी स्तर पे है कि अब तो नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो होते तो आसान है
जैसे आप देखिएगा, अभी क्वेश्चन आया था, अभी जो है जैसे 2000, मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2000, हाँ ये 21 का मेंस में ही क्वेश्चन आया आपको। जब देखिए तो ये देखिए क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति तथा समाज के संकट के सामान्य अनुभव, जहां जनजीवन बारंबार लूटपाट की व्यवस्था का शिकार होता था। मतलब कह रहा है कि 18वीं शताब्दी का जो राजनीति था, समाज था, उसमें लूटपाट का शिकार हो रहा है। तो वो कह रहा है क्या से अलग बदलाव की व्यवस्था को स्थापित करने में टीपू सुल्तान बहुत कम सफलता, मतलब टीपू सुल्तान को, मतलब समाज में जो अराजक स्थिति है, ये राजनीति में जो अव्यवस्था है टीपू के यहाँ, तो टीपू उस समस्या का समाधान नहीं कर पाया। अब बताइए, अब इस टाइप से जो है सवाल, एक तो क्या है कि एक नए क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, न्यू क्वेश्चन जो पहले रिपीट होते थे अब रिपीट नहीं हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे टॉपिक जो है ना, ये जो टॉपिक को लिया जा रहा है यहां भी न्यू है। इवन आप स्टेट पीसेस के अंदर भी जब उत्तर प्रदेश सिविल सेवा में जाओगे तो ये वहां भी देखने को मिल रहा है। इवन प्री देते हो तो प्री में भी देखने को मिल रहा होगा। अभी आप प्री दे के आए होंगे तो वहां भी देखिए क्वेश्चन जो है वो नए नए तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। वो तो स्वाभाविक बात है, एक ही चीज़ तो बार बार पूछेगा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि जो है अ से अनार, अ से आम, वो नर्सरी का बच्चा है तो हर साल वही आएगा, कि नर्सरी में कोई जाएगा तो वही चीज़ आएगा। भाई छोटा बच्चा होता क्या होता है, नर्सरी में आएगा तो उसको अ से अनार ही पढ़ाया जाता है, और आता भी वही है। लेकिन बच्चा जो बड़ा होता है, आईएएस का बच्चा तैयारी करता है, तो भाई पुर्तगालियों का आगमन पढ़ना है, यूरोपियनों का आगमन पढ़ना है, टीपू पढ़ना है, लेकिन टीपू से वही क्वेश्चन नहीं आएगा। ये अंतर हो जाता है। तो यहाँ अंतर ये है कि एक तो नया क्वेश्चन, और दूसरा टॉपिक के अंदर भी यहाँ न्यू टॉपिक को ये। अब बताओ ना किस किताब में दिया हुआ है, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा कि टीपू के समय। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि आप एग्री हो जाओ, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन दिया उससे एग्री हो जाओ कि भैया टीपू के समय जो राजनीतिक और सामाजिक जो है स्थिति वो बहुत अच्छा नहीं है और टीपू को सफलता नहीं मिला। तीसरा चीज देखिएगा, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है कि जैसे एक और क्वेश्चन देखिएगा न्यू में, कह रहा है क्या, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। फिर आया क्वेश्चन क्या 2021 में, देखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी से। फिर क्वेश्चन आया क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह तो है ही। तो अब क्वेश्चन ऐसे जगह से भी उठाया जा रहा है जहां से अमूनन पहले क्वेश्चन नहीं पूछते थे। जैसे अब बिहार वगैरह देना है, अब बिहार भी जैसे है, कुछ लोग उत्तर प्रदेश देते हैं, तो वहाँ आप जब क्वेश्चन देने आप जाइएगा देखने, तो वहाँ एक चीज़ आप देखिएगा ध्यान से कि वहाँ क्या होता है कि वहाँ पे पहले सीधा क्वेश्चन पूछता था, असहयोग आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, असहयोग आंदोलन में गांधी की भूमिका बताए। अब ऐसा नहीं आता है, अब आता है असहयोग आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम के बारे में बताए। रचनात्मक कार्यक्रम समझते होंगे क्या होता है भाई? कल भी तो वैलेंटाइन डे था, कल भी रचनात्मक कार्यक्रम, फूल खरीदे होंगे। बहुत लोगों को पहली बार अवसर मिला होगा जीवन में रचनात्मक कार्यक्रम का कि भैया चलो किसी को फूल दिया जाए। कोई पिटाया भी होगा, वो भी तो रचनात्मक कार्यक्रम ही है। नहीं पिटाया उठाया कि नहीं, कोई पिटाए नहीं, लड़कियां थोड़ी पिटाती, लड़के पिटाते बेचारे बेवकूफ बन जाते हैं। तीसरा जो चेंजेस है ट्रेंड में देखिएगा कि एक तो क्या है कि जैसे टॉपिक के अंदर चेंजेस है, दूसरा क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री को कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, देखिएगा, जिसको कोलेट करके पूछा जा रहा है हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स।
ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान देना है बदलते हुए ट्रेंड्स में कि पहले का जो ट्रेंड्स था, ठीक है, आपको प्रीवियस साल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आज आप प्रीवियस साल के क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए तो एक प्रकार से आप ये समझिए कि पूरा सिलेबस कवर हो जाता है ना। लेकिन अब इतना ही तक नहीं होगा, क्योंकि अब पूरा कवर करके जाओ और क्वेश्चन नए नए टॉपिक से पूछे, मतलब उसी टॉपिक के नए डायमेंशन से पूछ दे, तब फिर क्या होगा? तो वहां जाने के बाद तो क्वेश्चन टकराएगा ही नहीं। जैसे आपने मेडाइवल हिस्ट्री का क्वेश्चन देखा, उसमें जो कितने सवाल थे जो नहीं बनने वाले थे? क्वेश्चन देखे थे? नहीं देखे, चलिए अच्छी बात है ना। ठीक है, तो ये जो है ध्यान देना है कि आपको नए क्वेश्चन पे काम करना है और टॉपिक के अंदर कुछ अगर है तो मेरा भी दायित्व है और आपका भी कि उसको पढ़िए, समझिए, वरना क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये ध्यान देना है। अब मेरे लिए तो आसान है कि मैं बोल दूं कि भैया ठीक है टॉपिक से आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा जो है, जो सबसे चीज है कि आपके सोर्सेस और रणनीति क्या, स्रोत और रणनीति क्या होनी चाहिए। स्रोत क्या हो आपका, जैसे आप कहते हो ना आपकी स्रोत क्या हो, ठीक है। तो सबसे मेन क्या है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए, ओल्ड एनसीईआरटी सबसे मेन। और ओल्ड एनसीईआरटी में भी 12th वाली जो ओल्ड एनसीईआरटी आधुनिक भारत की 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पुराने एनसीईआरटी पढ़ते हो ना 6 से 12th की, मतलब 10 तक की पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप 11th और 12th का एनसीईआरटी, तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, ये एक और किताब है, अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो, है ना, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। वो किताब है बिपिन चंद्रा का, तो है ही है ना। और बिपिन चंद्रा की और भी किताबें आती है, पहले आती थी, बैन कर दी गई, है ना। एक है पलासी से विभाजन, पलासी से विभाजन, इस किताब को ही पढ़ सकते हैं आप, है ना, शेखर बंदोपाध्याय का है, ये भी अच्छी बुक है। जो स्टेट पीसीएस देना है उनको ही पढ़ने की, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आईएएस पे कारगर होगा, वो भी उन बच्चों के लिए जो कई बार पढ़ने की क्षमता रखते हो। ये ट्रांसलेटेड बुक है, अगर आपको लगता है कि अब एक बार पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाले, ठीक है। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जब और बिपिन चंद्रा का भी पढ़ सकते हो। और भी किताब आते हैं, कई लोग बोलते हैं कि सर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का क्या पढ़ा जाए, तो उसका बिपिन चंद्रा जो है, बिपिन चंद्रा भी है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का, ठीक है, बिपिन चंद्रा का भी है। और एक मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो बच्चा ऑफलाइन में होगा वो ऑनलाइन में नहीं होगा, सुन लीजिएगा। और दूसरी बात कि अभी 2-3 दिन तो चलेगी यूट्यूब पर फ्राइडे तक, सैटरडे तक, इसके बाद ये आ जाएगी ऐप पर, जो नई ऐप है मेरी, उस पर। तो आप बीमार रहो या कुछ भी रहो, जिसका नाम ऑनलाइन में होगा रजिस्ट्रेशन, आप सुन लेना सारे बच्चे, तो उसी का जो है, जो मतलब ऑनलाइन में होगा तो वो ऑनलाइन में देखेगा, वो ऑफलाइन में नहीं आएगा। और जो ऑफलाइन का बच्चा होगा वो बीमार हो जाए या कुछ भी हो जाए, ये मेरा दायित्व तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ सबको, है ना। हाँ, ये आप अपना कम्युनिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब तो कोविड नहीं है, और अब कोविड नहीं है तो अब कोई बहाना भी नहीं है कि सर जो है ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अब मेरे साथ कोई वो नहीं है क्या। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ये आपकी समस्या है। देखिए रणनीति क्या हो, इसके लिए ये रणनीति हो कि
मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन अधिक से अधिक बने कैसे ऑप्शनल में, तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप प्रीवियस साल के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, क्वेश्चन डिस्कस किया, तो उसको बार बार लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये मौलिक समझ पे आधारित होते हैं। ठीक है, मौलिक समझ। अब देखो ना, क्वेश्चन आया है, ये कितना आसान क्वेश्चन है कि पाश्चात्य शिक्षा के लागू होने से भारत में अनपेक्षित परिवर्तन हुए, मतलब जितना उम्मीद नहीं था उससे ज़्यादा परिवर्तन हुए। अब इसमें लिखने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अब इसी में कई बार आता है, थोड़ा जोड़कर आता है, या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब आया 1878 में, एक प्रेस एक्ट आया, तो उसमें भी जो है बहुत सारा जो है प्रभाव हुआ उसका, और भारत का जो राष्ट्रवाद है उसके मतलब आगे बढ़ने में, उसके विकास में उस एक्ट ने भी काम किया। अब उससे कितना भी क्वेश्चन घुमा कर दे दे, अगर आपको मौलिक समझ है तो आप उस चीज़ को बना दीजिएगा। तो ये ध्यान देने का आपका काम है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना। तो आप देख लीजिएगा इसको क्या करना है। अब देखिए, सबसे पहले हमने बता दिया कि मतलब कुछ नहीं करना है, रणनीति में यही है कि आप जो एनसीईआरटी पढ़िए और प्रीवियस वाले क्वेश्चन को टच कीजिए और नए क्वेश्चन पे काम कीजिए, क्योंकि प्रीवियस साल के क्वेश्चन करने से आपको यह लाभ होगा कि कम से कम ये होगा कि आप जो है देख लो कि क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, 10 में क्या पूछा, 12 में क्या पूछा, और हो सकता है खुदा खास 1-2 क्वेश्चन टकरा जाए, और नए क्वेश्चन पे काम नहीं करोगे तो सवाल नहीं बनेंगे। और ये हमेशा हर चीज़ पे लागू होता है, चाहे स्टेट दो। देखो, मटेरियल जो होता है वो तो एक ही होता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज होता है, तो लिखने से आपकी प्रैक्टिस ठीक होगी। अब आइए हम लोग आज शुरू करते हैं आधुनिक भारत। ठीक है, और हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं अराइवल ऑफ द यूरोपियन से नहीं, सबसे पहले पढ़ते हैं विचारधारा कि जो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत उसकी शुरुआत कब हुई। सबसे पहले तो भारत में आधुनिक भारत की जो शुरुआत हुई उस पर 2 विचारधारा है, ध्यान दीजिएगा। एक विचारधारा है जो कहता है कि औरंगजेब की मृत्यु, ध्यान देना बेटा, ये इंटरव्यू में भी आता है, औरंगजेब की मृत्यु, यानी औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707। ये इंटरव्यू पूछता है कि भारत में जो आधुनिक भारत की शुरुआत हुई, जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल वगैरह है, क्योंकि ये कहता है जिसे हमारा राष्ट्रवादी इतिहास, राष्ट्रवादी इतिहासकार, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, तो ये कहा जाता है राष्ट्रवादी इतिहासकार। ये मानते हैं कि जैसे इस्लामिक काल था, तो इस्लामिक काल के पश्चात जब औरंगजेब के जो नीतियाँ थी, शोषणकारी नीति, दमनात्मक नीति, एक पक्षीय नीति, ऐसा मानते हैं वो, उस नीति के पश्चात जब उसका अंत होता है 1707 में, उसके पश्चात एक नए युग की शुरुआत हुई। अब कितना हुआ और कितना नहीं हुआ ये एक अलग पक्ष, ये भी एक विवाद का विषय है। भाई सवाल आ सकता है कि क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो अभी अगर आपके भी अगर बोल दिया जाए चुनाव का समय है तो उस पर मार काट हो जाएगा, कांग्रेस वाले अलग लड़ने लगेंगे, बीजेपी वाले अलग लड़ने लगेंगे और स्टूडेंट अलग लड़ने लगेगा, है कि नहीं भाई। एक समूह क्या कहता है, वो तो बोलेगा कि नहीं सही बात है, दूसरा बोलेगा सही नहीं है, तो ये एक अलग विषय है। और एक मानता है 1757, इसको कहते हैं, क्या नाम है उसका, किस प्रकार का इतिहासकार है, इतिहास की विचारधारा कौन सी होगी। बड़ा अच्छे, बहुत अच्छा लगता है, आगे पढ़ो पीछे भूलो, फिर बोलो कि सर पास कैसे होंगे, तो पिछला भी तो याद रख लो। इसको कहते हैं
औपनिवेशिक या प्राच्य, औपनिवेशिक, प्राच्य, है ना, इतिहास की प्राच्य विचारधारा, पलासी का युद्ध। अब मतलब अंग्रेज क्या कहता है कि जब भारत के अंदर जब हमने आपको पराजित किया और यहां पे हमारी सत्ता स्थापित हुई, तो इस सत्ता के स्थापित होने के पश्चात जो है आपके यहां जो है बहुत सारा परिवर्तन हुआ। आप शासन योग्य नहीं थे, आपकी समाज और संस्कृति उस लायक नहीं थी। जैसे क्या है, ये आपके साथ भी होता है, अपने घर में देखना, मम्मी पापा के बीच, पति पत्नी के बीच, लड़का लड़की के बीच, दो पार्टनर के बीच होता है कि नहीं, कि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं मेरे जीवन में आने के बाद, और ये मानव प्रवृत्ति है, हर आदमी अपनी कमी क्या करता है, दूसरे पे थोपता है। इतिहास में भी देखने को मिला। और हर आदमी सोचता है कि मेरे आने से आपका जीवन बदल गया। पति सोचती है कि पत्नी के आने से मैं बर्बाद हो गया, पत्नी सोचती है कि मेरे आने से तुम आबाद हुए। पति सोचता है कि मैंने तुम्हें क्या किया, तुम उतने लायक नहीं थे, मैंने तुम्हें अपनाया। तो अंग्रेज के साथ वही पति पत्नी वाला रिश्ता है। अंग्रेज ने कहा कि 1757 में जब मैंने आपको पराजित किया, तो उस पराजित करने के पश्चात, जब मैंने पराजित कर दिया आपको, तो उस पराजित करने के पश्चात भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, आधुनिक युग की शुरुआत हुई, और वह मानते हैं कि भारत में आधुनिक। अब हम लोग कहां से पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे यूरोपियनों के आगमन से। लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम लोग देखेंगे इतिहास की विचारधारा, यानी आधुनिक, आप ये कह सकते हो आधुनिक भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। इसमें इतिहास लेखन या अध्ययन संबंधी विचारधारा, ये विचारधारा क्या है, ये सबसे मेन है आपके लिए, ठीक है। देखिएगा, तो सबसे मेन जो है, जैसे आपको पता नहीं है, सबसे पहले जो लेखन है, लिखने का, तो हमारे यहाँ क्या था, इसमें दो राय नहीं है, जब मैं कुछ बोलूँ तो तुम समझिएगा ध्यान से। अब क्लास आपकी जो मैंने सिलेबस वगैरह बता दिया है, नॉर्मल पता हो गया कि चलो भाई यहाँ से वहाँ पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम लोग प्राचीन काल में लिखते थे, तो वो तार पत्र पे लिखते थे, पता है कि नहीं। तो पुरानी साउथ की मूवी जब देखिएगा, तो देखिएगा तार पत्र पे लिखा हुआ है, और तार पत्र को काटा जाता था और बड़ा अच्छा सजाकर, फिर जब आगे डेवलप हुआ तो केमिकल में रखा जाता था। उस समय प्राकृतिक जो रसायन वगैरह में, तो हजारों साल रहते थे वो लोग। उसको कहते हैं हाथ से लिखा पांडुलिपि। हमारे यहाँ सिस्टमेटिक जो है, व्यवस्थित इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। व्यवस्थित इतिहास लेखन समझते हैं कि जैसे क्या हुआ कि तिथि के अनुसार, क्रम के अनुसार, और ये सब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं थी। और ऐसा भी नहीं कह सकते, थी ही नहीं। तो कभी भी जब लिखिएगा तो ये मत लिखिएगा कि हमारे यहाँ थी ही नहीं। ये बड़ा जो है आराम से लिखने की चीज़ है कि हमारे यहाँ इस प्रकार से सबसे पहले कागज आया। तो कागज ने क्या किया, बड़े पैमाने पर लेखन शैली, इतिहास लेखन शैली को प्रभावित किया, कागज। और कागज चाइना से आया। कहाँ से आया? चाइना से। और फिर वो हर देश में लगभग वो पहुंचा। पहला हमारे यहाँ जो इतिहास लिखा गया वो कलहण की राजतरंगिणी थी, जो कश्मीर का शासक था हर्ष, उसके दरबार में था। और कलहण की राजतरंगिणी के बाद फिर धीरे धीरे इतिहास की परंपरा फिर शुरू हुई।
मतलब इतिहास लेखन की जो विशेषताएं होती, मैंने पढ़ाया भी था, हाँ मेडाइवल में भी है, एंशिएंट मेडाइवल दोनों सिलेबस में है, मतलब लेटर आप कह सकते हो कि जो है गुप्ता पीरियड में है, और मेडाइवल के पूर्व मध्यकाल होता है ना, उसमें है। सिलेबस में दोनों में दिया हुआ है, मेडाइवल में भी दिया हुआ है, एंशिएंट मतलब एंशिएंट के लास्ट में दिया हुआ है। लेकिन इसमें दो राय नहीं कि जब अंग्रेजों ने आए तो अंग्रेज ने क्या किया कि भारत के इतिहास के संबंध में लिखना शुरू किया, क्या लिखना शुरू किया। और इसमें जो है जो काम किया गया, तो अब आप बोलोगे सर ये जरूरत क्यों पड़ा, ध्यान से सुनना है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों हुई कि उन्होंने भारत के इतिहास को लिखना शुरू किया, भारत के इतिहास के अध्ययन करने का प्रयास किया गया। तो उसका मूल कारण यह था कि जब भारत में वो आए तो पहले तो व्यापार किया, अब उन्हें भारत में धीरे धीरे यहां के लोगों के बारे में जानना था। वे चाहते थे कि भारत के अंदर क्या करें, अब शासन करें, क्योंकि अब धीरे धीरे होने लगा। अब शासन कैसे करेंगे, यहाँ के समाज के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ के धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, अब करे क्या। अच्छा उन्हें यहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया, अब देखिएगा 1784 में एक बनाया सॉरी एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी नाम सुने हैं, सोसाइटी सोसाइटी 1784 में। और इसका काम क्या था, इसका काम क्या था कि जो प्राच्य, एक होता है अब देखिएगा, आप ये कह सकते हो कि पूरब के देशों के जो एशिया के देश हैं, जो एशिया का इतिहास है, पुरातात्विक जो इतिहास है, यहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति में जैसे साहित्य है, एशिया के साहित्य, यहाँ के दर्शन, यहाँ के इतिहास, इनका जो है इनके बारे में अध्ययन करना और यहाँ के पुस्तकों का अनुवाद करना, इनका मूल काम क्या था एशियाटिक सोसाइटी के, कि एशिया के इतिहास, दर्शन, साहित्य आदि के बारे में अध्ययन करना और संबंधित पुस्तकों का अनुवाद करना। संबंधित पुस्तकों का अनुवाद करना। एशिया की इतिहास, दर्शन, साहित्य, संस्कृति में ही साहित्य, धर्म वगैरह आ जाएगा, आदि का अध्ययन करना। ये प्री में भी आता है, जब आप यूपीएससी जब दोगे या पीसीएस दोगे, आदि का अध्ययन करना और संबंधित पुस्तकों का अनुवाद करना। अब आप बोलोगे सर ऐसा करने का कारण क्या था, तो इसका जो मूल कारण था, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो मूल कारण था, वह मूल कारण यह था कि वे अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, यहां के फारसी, इसका अध्ययन करना चाहते थे। तो अध्ययन कैसे होगा, जब इसका अनुवाद होगा। तो इन्होंने अनुवाद करवाया और अनुवाद करके इंडिया के जो दर्शन है, धर्म है, इन सब चीजों के बारे में उन लोग पढ़ना शुरू किया। इन्होंने ये काम किया पहला। दूसरा क्या किया इन्होंने, इसमें मेन कौन थे, जैसे आप देखिएगा विलियम जोन्स, नाम सुने होंगे, राजेंद्र मित्र, जेम्स मिल,
और भी लोग थे। है ना, ये काम देता है, ये सवाल भी आता है और पता भी होना चाहिए। ये जो विचारधारा है, औपनिवेशिक विचारधारा, अब इसमें क्या है, एक नाम सुने, कैम्ब्रिज स्कूल, है ना, नाम सुने? तो स्कूल बचपन में होंगे तो स्कूल सोचते होंगे कि वो ये स्कूल पढ़ने वाला है, विद्वानों का समूह होता है। जैसे होता है ना कैम्ब्रिज स्कूल, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नाम सुने हैं? चाहे JNU स्कूल, है ना। तो ये स्कूल मतलब ये विद्वानों के एक समूह की बात करता है। यहां पे क्या है कि इन्हीं लोगों में से जब आप देखिएगा, मतलब प्राच्य विचारधारा, मतलब जो ये है, क्या नाम है, औपनिवेशिक विचारधारा जो है, या आप ये कह सकते हैं इसको साम्राज्यवादी विचारधारा। पहला जो हम क्या पढ़े, साम्राज्यवादी विचारधारा, मतलब इतिहास लेखन के साम्राज्यवादी विचारधारा। तो इसी विचारधारा में आपके BPSC में भी क्वेश्चन आता है, देखेंगे नहीं क्वेश्चन, याद नहीं होगा अभी थोड़ा सा, तो समझ में आ रहा है। ये साम्राज्यवादी, साम्राज्य का मतलब क्या है, साम्राज्यवाद का मतलब एक ऐसी सत्ता जो अपने विस्तार में, है ना, विश्वास करता हो। नहीं समझे, आपसे कई बार बात करता है वो कोई, बोलता होगा देखो ना साम्राज्यवादी सोच का है। टीवी पे डिबेट देखते हैं आप, उस डिबेट में देखना, डिबेट में कई बार चर्चा होता है और उस डिबेट में बोला जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी साम्राज्यवादी सोच की, साम्राज्यवादी मानसिकता की पार्टी है। जैसे पहले बीजेपी को बोलता था, अभी बोलता है एक सांप्रदायिक पार्टी है, लिखना मत। फिर बोलेगा कांग्रेस एक परिवार वाला पार्टी है। मतलब सबने कुछ वर्ड्स को अपने पास रख लिया कि जब भी मौका है तो उस वर्ड को बोला जाए। नहीं, तो ये साम्राज्यवादी विचारधारा जैसे यूरोप का है, जितने भी थे, जैसे हमारे यहाँ तो ब्रिटिश का साम्राज्य था। 1968 के बाद इसी में एक नए विचारधारा का उदय हुआ, यानी साम्राज्यवादी विचारधारा में ही एक नवीन विचारधारा आया जिसको कहा गया कैम्ब्रिज स्कूल। और ये जो है, ये अपेक्षाकृत, मतलब ऐसे विद्वान जो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, मतलब मुख्यतः, और वो ब्रिटिश का गुणगान करने वाले लोग थे, तो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ स्टडी कहा गया उसको। और ये अपेक्षाकृत क्या थे, अनुदार थे। अनुदार समझते हैं, अपेक्षाकृत अनुदार, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो है, या हिस्टोग्राफी आप कह सकते हो। अब यहां ध्यान देना है कि ये लोग क्या करते थे, ये हमारी पुस्तकों का अध्ययन किए, हमारी संस्कृति का अध्ययन किए लाभ की वजह से, लेकिन उसको जोड़ते कहां से थे। अच्छा, उन्होंने हमारी सभ्यता का गुणगान भी किया कई बार। मैक्स मुलर इंडिया के बारे में नहीं जानता था, नाम सुने मैक्स मुलर का, जर्मनी का स्कॉलर था, वो इंडिया के बारे में नहीं जानता था, लेकिन उसने इंडिया के आर्य समाज की उत्पत्ति बता दिया कि मिडिल सेंट्रल एशिया, और उसने भारतीय समाज का गुणगान किया। बड़ा मजा आता है जब कोई आपके बारे में नहीं जानता है, पहली बार मिले, ऐसा बहुत बार मौका आता है। कभी ऐसा मौका आपके जीवन में आया, अभी तक आया, बहुत बार आया होगा, तो बड़ा मजा आता है। देखिएगा, अगर आपको अनुभव हो तो शांति से रहिएगा, अंदर से मुस्कुराइएगा, बाहर से नहीं। आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत सुलझे हुए इंसान हो, वो तो आपको पता है कि मैं कितना उलझा हूं, है ना। आप बहुत सुलझे हो, आपकी समझ बहुत अच्छी है, सेंस ऑफ ह्यूमर ही बहुत अच्छा है, बोलता है ना सब। अच्छा, आदमी टेंशन में आया, अच्छा मुझे भी कई लोग बोलते हैं, अच्छा मैं तो टेंशन में आ जाता हूँ कि अगला बार अब कुछ लगता है कि कुछ नुकसान का सौदा होने वाला है।
तो तुरंत मैं अपना दूसरा चरित्र जो है दिखाता हूं, मैं दुष्ट हूं। भाई फंसने से अच्छा क्या है? तो ये लोग क्या किए कि गुणगान कर रहा है और तुरंत अब ये इन मतलब सब कुछ क्या करता था, यूनानी, ये यूनानी जो सभ्यता है उससे ये जोड़ देता था, ये अपनी संस्कृति से जोड़ देता है। मतलब उसने इंडिया का जानकारी के अभाव के बावजूद उन्होंने प्रशंसा की और तुरंत उसको किसी से यूरोपियन जो है संस्कृति से, यूनानी संस्कृति से जोड़ देते थे। यानी साम्राज्यवादी विचारधारा के अंतर्गत उन्होंने यूरोपियन पद्धति का गुणगान किया, उन्होंने अपनी संस्कृति का गुणगान किया, भारतीय संस्कृति का को हीन बताया। उन्होंने बताया कि भारत के अंदर जो राजनीति है वो क्या हीन है, यहां के जो राजनीतिक व्यवस्था है वो शासन करने योग्य नहीं है। किसने बताया? इसने। भाई ये बुराई तो करेगा। आप बताइए, आपकी शादी हो गई है, मान लीजिए शादी हो गई, अभी हुई नहीं ना, नहीं, मान लीजिए कि शादी हो गई और आपकी पत्नी आई, सपोज कीजिए। तो पत्नी आई, तो पत्नी अगर साम्राज्यवादी मानसिकता की है, जैसे डोमिनेंट रहना चाहती है, तो वो तो बार बार प्रदर्शित करेगी, वो बार बार अपने ससुराल के, अपने मायके के बारे में चर्चा करेगी, ससुराल की नहीं। क्या? वो अपनी संस्कृति की बात करेगी। थोड़ा बहुत अगर आपकी ठीक है, तुम्हारी ठीक है, यहाँ का कल्चर भी ठीक है, लेकिन यार जो हमारे यहाँ की बात था, बस मतलब होता है ना, मतलब शुरुआत आपसे होगी लेकिन अंत तो होना अपने बारे में ही। तो जब कोई, हाँ मैं देखा, मैं तो बस रात दिन देखता ही रहता हूँ, लोगों से मिलता ही मैं देखता ही रहता हूँ, मैं सोचता अरे बड़े दुष्ट है। कोई अगर आदमी बात करे ना इस टाइप से, जैसे मैं रुड़की में पढ़ाया है बहुत बहुत दिन, तो मैं कुछ बच्चे, बड़े प्यारे बच्चे मिले मुझे। तो एक दो लड़का था, वो सहारनपुर का है ना, वेस्टर्न यूपी है। तो मैं देखता था कि कुछ भी बात करे, ठीक है सर दिल्ली में ये है वो है, लेकिन सर जानते हैं सर क्या है, अपना गांव होता है सर, दूध दही ये बगल में जब चाहो जाओ, जब ये मतलब फिर अपना शुरू हो जाता था। मैं तो सोचा ये साम्राज्यवादी मानसिकता का आदमी है, ये हमारा गुणगान किया और अपने ये कह रहा है कि भारत का जो समाज है वो पतन उन्मुख है, उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था है प्रशासन करने लायक नहीं है। समझ रहे हैं? और इन्होंने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि भैया हम आपसे श्रेष्ठ हैं। आपके मैं एक नाम बताया, विसेंट स्मिथ, नाम बताया ना, विसेंट स्मिथ। देखिए मैं ये क्यों बता रहा हूं विचारधारा, क्योंकि ये कुछ विचारधारा है जिसके बारे में आप नहीं पढ़ोगे तो आंसर राइटिंग नहीं कर पाओगे, और वहां से क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे साम्राज्यवादी विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, सबाल्टर्न विचारधारा, ये 4 प्रकार के विचारधारा हैं। आपने सुना होगा। जैसे आप, हाँ एक डायग्राम बना लेना, मैं भी पहला ही बता रहा हूं आपको। एक तो क्या था, हाँ साम्राज्यवादी, ये क्वेश्चन आते हैं मेंस में, विचारधारा। दूसरा क्या था बेटा, राष्ट्रवादी। तीसरा क्या है, मार्क्सवादी। और चौथा है सबाल्टर्न। तो हम लोग अभी चर्चा क्या कर रहे हैं बेटा, साम्राज्यवादी विचारधारा। अब देखिएगा,
तो हमने बताया कि किस प्रकार से ये जो साम्राज्यवादी विचारधारा के लोग हैं तो किस प्रकार से जो है हमारी सभ्यता को हीन और अपनी सभ्यता को श्रेष्ठ बता रहे हैं, बाहर से आए थे। अब इसी में एक नाम देखिएगा, क्या है, विसेंट स्मिथ। सुनिएगा ध्यान से, विसेंट स्मिथ। ये क्या किया, कैसे तुलना कर रहा है देखिएगा जरा। ये कह रहा है कि समुद्रगुप्त कौन है, भारत का नेपोलियन। तो आपके मन में एक बात आता होगा कि सर ये बताइए कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, इसने भाई समुद्रगुप्त तो पहले हुआ। देखो ये जो टॉपिक है बड़े मजेदार है। तब होता क्या है कि सबको चाहिए गांधी। कौन आर्थिक इतिहास पढ़ना चाहता है, किसको मन कर, सबको कहानी सुनने का मन करता है। हर यूपीएससी में कहानी, खाली कहानी नहीं है। और इसलिए नंबर कितना आता है 500 में 200, 250, 225, 20, 50, 60, 80 नंबर भी आता है। और 80 नंबर लेके कोई पास तो नहीं हो सकता। तो आपको कई बार अच्छे मतलब नीरस चीज भी पढ़ना पड़ेगा। नीरस नहीं है, हिस्ट्री में 600 में 400 प्लस नंबर 2-3 बच्चों का है। अरे बहुत नंबर आते हैं। वो ऑप्शनल में जैसे मैथ है, साइकोलॉजी है, इस सब में क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आए, लेकिन सबको नहीं आते, 2-4 ही नंबर होते हैं, है ना। लिखेंगे तभी तो आएगा। अब उस टाइप से नंबर नहीं आ सकता। जैसे पहले क्या था कि 5 क्वेश्चन लिखने होते थे 8 क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन फंस गया तो अब लिख दिया। जैसे बीपीएससी दिए, मुझे याद है कि कई ऐसे लोग थे जो बीपीएससी भी एक बार पास किया और आईएएस भी बन गए, है ना। लेकिन ये था कि एक बार जब तैयारी कर लेते तो अब कुछ भी, तो आप देखिएगा बीपीएससी दीजिएगा चाहे यूपीपीसीएस भी दीजिएगा तो एक लेवल में आप नंबर ला सकते हो, नो डाउट। लेकिन आप लिखोगे तभी तो। जैसे आप यही देखो ना, आपके मन में एक सवाल है। देखो इंटरव्यू, मैं बार बार बताता हूँ कि आप जब इंटरव्यू देते हो तो एक दिन की तैयारी नहीं होती, आपको कई बार जो है पढ़ने की आवश्यकता होती है। और यही सब चीज़ें जो है एक भाई एक बार में कितना पढ़ लोगे मेंस के रिजल्ट के बाद, फिर भटकोगे सर इंटरव्यू का तैयारी करें, 10-15 कोचिंग में जाओगे। लेकिन जो बच्चा छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देगा, आपके मन में सवाल होगा कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, अरे भैया ये तो 4th सेंचुरी में आया और ये तो नेपोलियन आया 19th सेंचुरी, भाई 18th सेंचुरी के लास्ट में और 19th सेंचुरी के शुरुआत में। तो पहले तो इसका होना चाहिए कि नेपोलियन, यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन। लेकिन ऐसा नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक साम्राज्यवादी इतिहासकार है। इन्होंने भारत के, इन्होंने प्रशंसा किया। यहां हमने कहा कि हमारे समाज का प्रशंसा तो किया, गुणगान किया, लेकिन तुरंत अपनी संस्कृति से जोड़ दिया, यूनानी संस्कृति से जोड़ दिया। जोड़ा कि नहीं? और उन्होंने कहा कि नहीं, आप न तो प्रशासन चलाने योग्य हो, न तो समाज आपका जो है विकासशील है। अब इसी में एक आया नया विचारधारा, जैसे मतलब इसी के अंतर्गत विचारधारा आ रहा है, उसका नाम है उपयोगितावादी। नाम सुने होंगे, उपयोगितावादी विचारधारा। नाम सुने हैं? नहीं सुने? यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी, ये उसी में है, ये साम्राज्यवादी विचारधारा में ही है। और इसमें कौन आएगा? मैकाले, जेम्स मिल, बेंथम, मिल, बेंथम आदि। अब देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब साम्राज्यवादी विचारधारा में ही क्या है, ये एक आया उपयोगितावादी। क्या आया सुनिएगा। इसने कहा, मैंने कहा ना, जैसे
जैसे आप कोई सफलता पा लेते हो अपने जीवन में, जब असफल रहोगे तो लोग दूर रहेंगे, होता है कि नहीं? आप जब असफल होते तो लोग आप दूर रहते हैं, लोग दूर रहेंगे आपसे। लेकिन जैसे ही सफल होगे तो लोग आपके निकट आना शुरू होंगे। ऐसा होता है ना, सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। और वो प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे कि देखो तुम उतने सभ्य नहीं हो, तुम इतने सिविलाइज नहीं हो, मेरी जरूरत है तुम्हें, तुम्हारे विकास के लिए, है ना, तुम्हारी सफलता के लिए। और वो बार प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। अंग्रेज ने क्या किया? ये वह विचारधारा है, उपयोगितावादी विचारधारा, जो प्रमाणित करने का प्रयास किया कि तुम शासन के योग्य नहीं हो, हमारा तुम्हारे यहां बने रहना जरूरी है, मेरे बिना आपका उन्नति नहीं हो सकता। यानी हमारा मतलब मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? उपयोग में हूं, उपयोगिता है हमारी तुम्हारी जीवन में। और मैकाले ने इसलिए लाया अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया बेंटिक के साथ मिलकर, और उसने बताया कि तुम्हारा जो उन्नति हो सकता है, विकास होगा संभव, वो अंग्रेजी में ही होगा। आपका विकास अगर हो सकता है तो अंग्रेजी के साथ साथ आपका विकास ईसाई धर्म में संभव है। नहीं, इन्होंने कहा कि जो आप देखिएगा, मैकाले ने उदाहरण दिया कि जितने भी काले काले हैं, तो अभी यूरोप वाले लोग क्या गोरे गोरे थे? तो मैं अक्सर बोला करता हूं कि आपको इंडिया का जब सबसे गोरा होगा ना, उसको अंग्रेज के सामने रख दो तो पता चलेगा कितने गोरे हैं। हालांकि उसको बहुत अच्छा नहीं लगता है, वो लोग स्पॉट पड़े होते हैं उन लोगों के चेहरे पे। हमने तो बहुत नज़दीक से देखा, फिल्म वगैरह में नहीं देखते हैं, घूमते रहते हैं। जबकि हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस जाओ, दिल्ली में भी घूमते रहते हैं, इस्कॉन वगैरह में भी रहते हैं, जाइएगा तो मिलेंगे। तो जितने भी काले लोग हैं उसको सब बनाने का काम, उसको सिविलाइज्ड करने का काम हम गोरों का है। और गोरा में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ब्रिटिश। इसको क्या कहा गया? उपयोगितावादी। यानी उन्होंने अपनी सत्ता को वैध बनाने के लिए इस प्रकार के विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। और ये साम्राज्यवादी विचारधारा में ही एक विचारधारा का विकास हुआ, उपयोगितावादी। इन्होंने, मैकाले ने कहा कि यूरोप का एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी समझते हैं ना, हिंदी में कहते हैं पुस्तकालय, और इस पुस्तकालय में किताब है, और एशिया का सारा पुस्तकालय इसमें किताब है। लो, सारा, ये किसी काम के नहीं है, लेकिन ये केवल एक पुस्तकालय का जो बुक का महत्व है, पुस्तकों का महत्व है, वो सब पे हावी है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और इसी को उसने कहा कि ये मतलब क्रिटिसाइज भी किया, ये उपयोगितावादी विचारधारा। उसी में एक और चीज ये समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे साम्राज्यवादी विचारधारा, तो अब बताइएगा 1757 को ध्यान में रखिएगा। ये समझने की चीज क्या है? क्योंकि कहीं पे मान लिया जाए आपने पढ़ा एनसीईआरटी या कोई भी चीज, कोई स्टेटमेंट आया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि भैया मैकाले ने ऐसा कहा क्यों, है ना, ये बेंटिक आ रहा है भारत के अंदर, इतना सुधार क्यों कर रहा है, वो समाज सुधार क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा योग्य है वो, और ऐसा नहीं है कि अपने मतलब हमारे लाभ के लिए कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि वो ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहा है। लॉर्ड विलियम बेंटिक है साम्राज्यवादी विचारधारा से ग्रसित, लेकिन अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है कि भैया देखो, अगर हमें समाज सुधार करेंगे, वो चीज उसके समाज में नहीं है, सती प्रथा उसके समाज में नहीं है, भ्रूण हत्या उसके समाज में नहीं है, विधवाओं की ऐसी स्थिति उसके समाज में नहीं है। अब वो सुधार कर कर अपने समाज की तरफ मुझे बनाना चाहता है। हालांकि वो अलग बात है
कि ये सारी चीजें हमारे समाज के लिए अच्छी चीजें नहीं थी, लेकिन वो सुधार करके, जैसे आपसे कोई मिलता है जीवन में, अभी तो युवा है 23-24 साल, कुछ होता नहीं है जीवन में, कितने मिलेंगे कितने जाएंगे, दिल टूटेगा बिखरेगा बनेगा, कितने बार कसम खाएंगे, कितने वैलेंटाइन आएंगे चले गए, है ना। तो आप देखना सामने वाला आपको अपनी तरह बनाने का प्रयास करेगा, होता है कि नहीं। अरे परिवार में भी देखना, अपने आसपास के लोगों को देखना कि वो आपको क्या करेगा, अपनी तरह बनाने का प्रयास करेगा, होता है ना। कई बात अपने विचार धारा में आपको जो है ढालने का प्रयास करेगा, उतारने का प्रयास करेगा, तो समझ जाना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है। क्यों? क्योंकि वो उपयोगितावादी विचारधारा से है। वो बताना चाहता है कि देखो हम श्रेष्ठ हैं और आपका जो विकास और उन्नति होगा वो हमारे थ्रू होगा। तो ये था। इसमें एक और सेगमेंट है जिसका नाम है, जैसे जेम्स मिल का नाम सुने होंगे आपने, ये इतना दुष्ट था, यहां तक में कोई दिक्कत। इसने इतिहास, भारत का इतिहास लिखा और इसने 3 भाग में कर दिया। आधुनिक करें, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। सुनिएगा ध्यान से, इसने 3 भाग में इन विचारधाराओं को कर दिया। और भारत का एनसीईआरटी पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। इसने कहा कि प्राचीन काल का मतलब क्या है, हिंदू काल, यानी वैदिक काल को इसने कहा हिंदू काल, सनातन धर्म जिसे हम बोलते हैं। देखो क्या है, मैं अक्सर एक लाइन बताया जाता है, मैं बताता हूं, और वो स्टेटमेंट ये है कि जिस देश का, जिस समाज का इतिहास स्पष्ट ना हो, उस समाज का भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। भारत की सबसे बड़ी दुर्भाग्य कहिए, भारत की सबसे बड़ी कमी कहिए कि यहां का इतिहास ही अस्पष्ट है। नहीं, कैसे है? अभी किसी नेता ने, नाम नहीं लूंगा, स्टेटमेंट दिया, अरे रामायण की क्यों चर्चा करते हो, रामायण का ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। मतलब आज भी हिंदुस्तान में रामायण और महाभारत को बड़े पैमाने पर लोग काल्पनिक मानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि नहीं, और वो एविडेंस जो है प्रस्तुत करते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मतलब हम लोग कृष्ण को मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मंदिर ये सब बन गया, और आज भी एक बड़ा समुदाय इस पे स्पष्ट नहीं है, तो इतिहास अस्पष्ट हो गया ना। आप एक तरफ कहते हो कि महाभारत त्रेता युग में आया, द्वापर में, तो जब आप देखिएगा ग्रंथ तो बताता है कि हमारे ईसा पूर्व, जब कहते हैं सीई, BCE, बिफोर कॉमन एरा, तो उसके लगभग 3000 वर्ष पहले, 3300 वर्ष पहले क्या हुआ, वो हुआ महाभारत युद्ध हुआ। फिर कलयुग आया, और जब पुरातात्विक खोज होती है तो लगता है 1000 पहले महाभारत युद्ध हुआ। अभी ऐसे आ रहा है, मैं कई बार आपको बताता हूं, यूपीएससी में ऐसे आता है, और इस पर जितने भी ऐसे आए वो सारा विचारात्मक ऐसे आए, सारे ऐसे विचारात्मक थे। और जो लड़का जितना भी क्लास किया होगा, हिस्ट्री का, इकोनॉमी का, जहां भी पढ़ता है, अगर वो टीचर का लेक्चर सुना होगा, उस पर काम किया होगा, तो लिख दिया होगा। मैं अक्सर बोलता हूं, जैसे मैं बताता हूं कि जिस देश का इतिहास अस्पष्ट है, उस देश का वर्तमान या भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। ये अपने आप में कैसे है। मैं बताता हूं कि जरा बताओ,
हमने कहा स्वतंत्रता के इतने साल बाद भी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा समुदाय गांधी को नहीं मानता, उसके योगदान को नकारता है। अस्पष्ट हुआ ना। और ऐसा नहीं कि पूरे वर्ल्ड में, हमारे यहां बहुत ही ज्यादा है। एक आदमी का बताओ, एक पर्सनालिटी बताओ जिसके बारे में एक क्लियर पर्सपेक्टिव दिया जाए। आप शिवाजी को पढ़ते हो, आपको पढ़ाया जाता है, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप तो सौभाग्यशाली हो कि आप आईएएस की तैयारी करके कम से कम चीजों को समझ बना लिया। एक बहुत बड़ा समुदाय कहता है कि शिवाजी कट्टर था, कट्टर हिंदू कहता है, जबकि वास्तविक वो नहीं है। एक बहुत बड़ा क्या मैक्सिमम समुदाय ये मानता है कि औरंगजेब एकदम बदनाम शासक था, मतलब उसमें कुछ अच्छाई दिखती ही नहीं। ये भी अस्पष्ट नहीं। भारत का स्वर्ण युग कब था ये खुद भारत को पता नहीं है, खाली इतिहासकारों को पता है। नहीं तो ये क्या किया, ये लिख दिया प्राचीन भारत का मतलब हिंदू काल, ये मध्यकाल को बता दिया इस्लामिक। देखो कितना बड़ा दिमाग, डिवाइड एंड रूल। सच बताए, जो प्रथम अंग्रेज द्वारा जो प्रयास किया गया विभाजन करो और शासन, विभाजन और शासन करो, वो पहली बार जो प्रयास किया गया वो पहला प्रयास इसी समय था, चाहे वो चाहे अनचाहे रूप में किया गया। आधुनिक भारत का मतलब ईसाई या ब्रिटिश। अब लो, समझ में आ गई बात? मतलब मेडाइवल में कौन थे? मुस्लिम, एंशिएंट में हिंदू, और ये ईसाई। अब जरा बताओ, लोगों के मन में अगर ये नहीं भी रहा होगा तब भी आ जाएगा कि नहीं? जैसे बार बार मैंने एक चीज देखा है, देखो मैं बोलता हूं तो ये मत मानना मत, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी वोट दिया ही नहीं, और कल क्या होगा नहीं पता। तो मुझे हिंदुस्तान की सरकार देशद्रोही घोषित कर सकती है, राष्ट्र विरोधी, कि मैंने वोट नहीं किया, क्योंकि मेरा वोट बिहार का बना हुआ है, मैं यहाँ हूँ, और मैं यहाँ बनाता नहीं हूँ, क्योंकि वोट देने जाना पड़ेगा। और वोट दे किसको, कोई पसंद ही नहीं है भाई, सच्चे। कोई विचारधारा में पढ़ता नहीं हूं मैं। अब एक बात बताओ, लंबे समय तक, अगर आपको याद है कि लंबे समय तक भारत में जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सत्ता थी, फिर इसके बाद राम मंदिर का जब इशू आया, तो उस इशू के पश्चात जब आप देखोगे बीजेपी का उदय हुआ, आरएसएस के आगे बढ़ा, तो जो कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां थी, ये सब थी, इसको क्या कहा? इसको कहा कि ये क्या है, सांप्रदायिक पार्टी है। और कांग्रेस को अपने आप को कहा निरपेक्ष पार्टी। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप सुने होंगे। आज बीजेपी कहती है अपने आप को क्या, राष्ट्रभक्त पार्टी है। मतलब मैं किसी का वो नहीं बता रहा हूं, और दूसरा पार्टी है ना। समझने बात को, अगर बार बार किसी को सांप्रदायिक बोलिएगा तो सही में लगने लगेगा कि सही में सांप्रदायिक ही है। समझ रहे बात को? समझने का प्रयास करना। बार बार आपको ये बार बार बताया जाएगा कि भैया देखो, हिंदू का काल था, मुसलमान का और आधुनिक काल था, तो इसका मतलब है कि ये इस प्रकार से जनता के बीच में भी धीरे धीरे जो बुद्धिजीवी जनता, आम जनता नहीं, उनके मन में गया कि सच्चो वो तो हिंदू था। जैसे आपको बोला जाए, जैसे ये देखो ना मंदिर बन रहा है, मस्जिद तो नहीं बन रहा है कहीं, जबकि मंदिर मस्जिद सब बन रहा है। लेकिन अगर मान लिया, अभी मुझे पता चला कि सीतामढ़ी जहाँ वो थी राम सीता, तो वहाँ बहुत बड़ी प्रतिमा बनने वाली है। अब यही बार बार बोला जाए, देखो ना यहाँ प्रतिमा बन रही है, यहाँ प्रतिमा बन रही है, और मुसलमान का मस्जिद नहीं बन रही है ज़्यादा। अब ये बोलो बार बार, इसका मतलब है डिवाइड एंड रूल। आप समाज में ये क्या कर रहे हो, विद्वेष की भावना भर रहे हो। और ये है आधुनिक भारत में इस प्रकार से जो विचारधारा आया, तो उसको कहते हैं साम्राज्यवादी विचारधारा।
ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में आया जो दूसरा विचारधारा है, उसका नाम क्या है? राष्ट्रवादी विचारधारा। कहते हैं नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। देखिएगा, अब ये राष्ट्रवादी विचारधारा जो आया, किसके अगेंस्ट में आया बेटा? इसमें कौन थे? जैसे केपी जायसवाल एक नाम है, आरसी मजूमदार, इसमें एक है बहुत सारे लोग हैं इसमें, है ना। ये एक हिंदू पॉलिटी किताब लिखे थे, हिंदू पॉलिटी, ये प्री में आ सकता है, हिंदू पॉलिटी जब आप प्री में दोगे। देखिए क्या है, ये किसके अगेंस्ट में आया था? ये साम्राज्यवादी विचारधारा के अगेंस्ट में आया था। साम्राज्यवादी विचारधारा, साम्राज्यवादियों ने क्या कहा था अगर आपको याद होगा तो? साम्राज्यवादी विचारधारा ने कहा कि भैया आप शासन के योग्य नहीं हो, आपके यहां भारत में कभी जो एक बेहतर शासन प्रणाली रही ही नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, हमने कहा कि इसके विरोध में आया, तो इन्होंने क्या किया, किताब लिखा हिंदू पॉलिटी और बताया कि ऐसा नहीं है, हमारे यहां भी कौटिल्य थे। अच्छा, हम लोग बहुत ज्यादा कूदेंगे तो किस पे कूदते हैं? कौटिल्य पे। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं, भारत में भी एक से बढ़कर एक महान विद्वान हुए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग क्या होता है कि जब बात करने लगते हैं ना, तो अपना कभी बताते ही नहीं। नहीं, हमारे यहाँ कौटिल्य भी थे, मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। आप इवन मौर्योत्तर काल में भी प्रशासन में बहुत सारी विशेषताएं थी। वो बात अलग है कि बाहर से जब आए तो उन्होंने अपने साथ भी लाया कुषाण और हुण वगैरह। यानी हमने मॉडर्न पीरियड की जब बात कीजिएगा तो इन्होंने बताया कि नहीं, एंशिएंट और इवन मॉडर्न में भी आप देखिएगा राष्ट्रवादियों ने एक अलग विकल्प प्रस्तुत किया, उन्होंने बताया। अब यहां पे आप देखना, लाजपत राय का नाम भी लिख सकते हो, बहुत बड़ा नाम है लाजपत बाबू, जो लाठी लगी थी। और इन लोगों ने क्या है कि साम्राज्यवादी विचारधारा के अगेंस्ट जाकर राष्ट्रवादी विचारधारा की बात की। अब जैसे आप बीएचयू में चले जाओगे तो बीएचयू में जो पढ़ाया जाता है इन विचारधाराओं के, इसमें जो बल दिया उसमें ज्यादातर बल किस पे दिया? राजनीति पे बल ज्यादा दिया, राजनीति पर। जैसे इस विचारधारा में अभी देखिएगा धर्म पे ज्यादा दिया बल, संस्कृति पर। किस पे? संस्कृति पर। यानी इस विचारधारा में एक कमी रह गई। जैसे बीडी सावरकर को देखिएगा, आप पढ़ते हो ना बीडी सावरकर के बारे में, है ना, लाजपत राय के बारे में। मतलब इन विचारधाराओं के लोग ये बताने का प्रयास करते हैं कि भारत की जो स्वतंत्रता हुई, उस स्वतंत्रता में केवल ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस का योगदान था। भारत की स्वतंत्रता में जो हिंदू, जैसे आर्य समाज, देखिए आर्य समाजी यहाँ के जो संगठन थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। विवेकानंद जैसे, देखो विवेकानंद बहुत सेकुलर आदमी थे, आर्य समाज के लोग भी सेकुलर थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग जो है, एक कमी रह गई इन लोगों में कि इन लोगों ने ठीक है साम्राज्यवादी विचारधारा के विरुद्ध अपनी विचारों को रखा और अपनी शासन पद्धति हो, संस्कृति हो, धर्म हो, उसको ईसाई से बेहतर, यूरोपियन पद्धति से बेहतर बताने का प्रयास किया। लेकिन इस बताने में कुछ ज्यादा ही बता दिया, नहीं समझे? इन्होंने संस्कृति पर और धर्म पर इतना ज्यादा बल दिया
इतना ज्यादा बल दिया कि इससे किसका जन्म हो गया? हिंदू पुनरुत्थानवाद, पुनरुत्थानवादी। नाम सुने हैं? जैसे बीडी सावरकर, ये पॉजिटिव सेंस में बता रहे हैं, निगेटिव नहीं है इतना, कि इन्होंने इतना ज्यादा, एक तो ज्यादा से ज्यादा मतलब आवश्यकता से ज्यादा बल दे दिया, और वहां से उदय हुआ हिंदू पुनरुत्थान, और यही कालांतर में जुड़ गया क्रांतिकारी आंदोलन से। जैसे मैं बता रहा हूं, आप देखिएगा अभिनव भारत की स्थापना हुई, बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई, हुआ कि नहीं? तो ये लोग स्थापना जो हुआ, ये लोग राष्ट्रवादी कहा जाता है इनको, और इन्हीं से प्रेरित होकर, जैसे तिलक भले ही निरपेक्ष आदमी थे, लेकिन तिलक का क्या है कि भारत हिंदुत्व, भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे। लाजपत राय, और इनसे प्रेरित होकर, देखिए तिलक ने क्या किया, तिलक उग्रवादी थे, लेकिन तिलक का क्रांतिकारी आंदोलन के उदय में तिलक का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन माना जाता है महाराष्ट्र से, अगर याद होगा तो, कुछ याद आया? महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण चापेकर बंधु ने शुरुआत किया था, और तिलक खुद चित्पावन ब्राह्मण थे। तो तिलक के गतिविधियों की वजह से सावरकर महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन का विकास हुआ। यानी इनके राष्ट्रवादी विचारधारा के अंतर्गत ही बहुत ज्यादा मतलब बल दिया गया संस्कृति धर्म पर, इन लोगों ने बल दिया, और इन्हीं के अनुयायी निकल गए क्रांतिकारी, जो जाते थे तो दिखता काली मैया की जय, है ना? निगेटिव नहीं बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे हुआ, ये कैसे विचारधारा का क्या निगेटिविटी भी हुआ और पॉजिटिविटी भी। ये लोग ये हिंदू पुनरुत्थान पे बहुत ज्यादा बल दे दिया। एक और चीज, इन्होंने, जेम्स मिल ने 3 भाग में बांटा था, हिंदू, मुसलमान और ईसाई, उसका ये आलोचना नहीं कर पाए। कोई काट निकालते, उस पर विचार करते, उस पर मत व्यक्त करते, कटाक्ष करते, उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट देते, वो नहीं कर पाएंगे लोग। ये लोग अपने में, अपने धर्म संस्कृति को ही श्रेष्ठ, मतलब तुलना करने में लगे रहे, कुछ ज्यादा ही तुलना कर दिया, और जिसका निगेटिव इंपैक्ट हुआ कि इनके जो विचारधारा थी, जैसे नीलकंठ शास्त्री के बारे में जब पढ़िएगा साउथ इंडिया का, या आरसी मजुमदार ने मॉडर्न हिस्ट्री लिखा है, तो इन्होंने बहुत ज्यादा देखिएगा कि अलग तरीके से चीजों को किया है। मतलब इनका ज्यादातर समय इसी में रहा कि देखो तुमने ब्लेम किया, मैंने तुम्हारा वो किया, लेकिन उसमें भी कम से कम जेम्स मिल के विचारधारा को आपने व्यंग आप खत्म करते, क्योंकि जेम्स मिल का किताब जब प्रकाशित धीरे धीरे होने लगा तो भारत के बुद्धिजीवी समाज में एक निगेटिव प्रचार हुआ, और जो बात लोगों को नहीं पता होना चाहिए लोगों को पता हुआ, और बुद्धिजीवियों के भी जो शहरी मध्यम वर्ग थे उनके दिमाग में हुआ कि ओ ऐसी बात है, और ये समस्या हुआ। तो इनकी ये कमी रह गई। और तीसरा जो आता है, ये बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हुए, हाँ, लेकिन ये है कि योगदान तो रहा ही राष्ट्रीय आंदोलन में। इन्होंने किताब, लाला लाजपत राय का देखिए किताब वगैरह लिखे, तिलक ने भी अच्छा काम किया, बिपिन चंद्र पॉल थे, इवन देखिएगा आपने अरविंद घोष वगैरह ने भी कृष्ण के भक्त बनाए अपने आप को, लेकिन ये जनरली थे। अब तीसरा देखिएगा, मार्क्सवादी विचारधारा, नाम सुने होंगे। इसमें कौन थे? बहुत बड़ा नाम है, हमारे यहां रजनी पामदत्त, विपिन चंद्र,
ये मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। जब एंशिएंट हिस्ट्री में जाइएगा तो जैसे रोमिला थापर भी हैं, आर.एस. शर्मा भी हैं, ये एंशिएंट के हैं, बहुत सारे हैं। ये एक सुमित सरकार है, तो सुमित सरकार कुछ दिनों के लिए एक दूसरे विचारधारा था, सबाल्टर्न विचारधारा। कौन? सुमित सरकार वामपंथी भी थे, मार्क्सवादी भी थे, और कुछ दिन के लिए ये चले गए थे, चौथा विचारधारा है सबाल्टर्न उसमें। हालांकि बाद में उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन ज्यादातर समय इनमें इनका यही गुजरा, मार्क्सवादी में। अब देखिएगा ये विचारधारा है क्या? ये एक नया विचारधारा है जिसका विकास मैक्सिमम स्वतंत्रता के पश्चात ही हुआ, और इसमें एक बड़ा नाम है रजनी पामदत्त की। इनकी किताब निकली। पहले ये देखिए कि मार्क्सवाद है क्या। तो पता है कि कार्ल मार्क्स का नाम सुने होंगे, इतना तो पता ही होगा। तो उनका एक दोस्त था एंजल, फ्रेडरिक एंजल्स। तो ये दोनों ने मिलकर समाजवाद में ही एक नया विचारधारा को निकाला, समाजवाद को व्यवस्थित किया, जिसका नाम था साम्यवाद। कि जो उत्पादन है, जो वितरण होता है, उस पे समाज का नियंत्रण हो, समाज का नियंत्रण। अगर आपसे कोई बोलेगा इसको कौन बोला? कार्ल मार्क्स, और प्लस एंजल्स। और इन्होंने क्या कहा कि जो उत्पादन है, भाई आप किसी चीज को क्या करते हो? उत्पादन करते हो, और उत्पादन करके क्या करते हो? वितरण करते हो। तो ये निर्णय कौन लेगा कितना उत्पादन होगा और किसको किसको वितरण होगा? जब इसका निर्णय समाज करे, और समाज में कौन लोग करे? जो शोषित वर्ग हो, मेरे टाइप से। बताओ सबसे ज्यादा शोषित कौन है? शिक्षक समुदाय। कोरोना में बंद था पूरा, और दूसरा स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट तो फिर भी बच गया, कोरोना था, पढ़ते कैसे? है ना? नहीं, चलो दोनों समुदाय, चलो मान ली, है ना? क्या दोनों रियली में दोनों प्रभावित हुए सबसे अधिक। छोटे छोटे बच्चे देखो, 2 साल 3 साल खत्म हो गया कैरियर। आप ये मान के चलो कि जो 2-3 साल जो इस फेज में पड़ा, कुछ को छोड़ के सब निपट जाएगा। वो 3 साल चला गया, वो 3 साल और पढ़ेगा तब कुछ होगा। वो फिर 3 साल किसको किसको मिलेगा जीवन में? इसलिए मैं बहुत खामोश हूं, मैं कुछ क्या बोलूं मैं किसी को। भाई आपको जीवन का 3 साल मिलता है, 2 साल 3 साल मिलता है कि भाई 1.5 साल 2 साल में सिलेबस खत्म करो, 1-2 साल खुद पढ़ो, यही तो होता है। और वही साल चला गया, एक प्रेशर भी है, बीमार भी हो जाओगे। अब 3 साल जो मिलेगा अगला, मैक्सिमम उसमें से मिलेगा ही नहीं, और कुछ को मिल भी जाएगा तो बीमार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार कंपेयर करेगा, पिछला 3 साल काश मेरे पास होता। अब वो जो 3 साल मिलेगा आपको, 2 साल मिलेगा, वो प्रेशर का समय होगा, तो चीजें तो बदल गई। इसलिए जो वक्त मिला है उसको यूटिलाइज कीजिए। यानी उत्पादन और वितरण पे समाज का अधिकार। यहां पे क्या होता है कि जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं आपको, ये कह रहे हैं कि जितना भी परिवर्तन होता है वो अमीर और गरीब के संघर्ष के कारण, सुना ध्यान से, अमीर और गरीब के संघर्ष के कारण। और जितना भी परिवर्तन होता है, आर्थिक कारक की मुख्य भूमिका होती है। आर्थिक कारक यानी मार्क्सवादी इतिहासकार जितने भी हैं वो मूल रूप से आर्थिक कारक को बल देते हैं। और जितना भी परिवर्तन होता है, कह रहे उत्पादन पर या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को लेकर होता है संघर्ष।
जैसे इन्होंने समाज को विभाजित किया, कार्ल मार्क्स ने, सुने होंगे कि पहला समाज था आदिम समाज, जहां कोई वर्ग संघर्ष नहीं था। यानी इन्होंने इतिहास की व्याख्या वर्ग संघर्ष के रूप में किया। और ये वर्ग संघर्ष क्यों हो रहा है? अमीर और गरीब। और ये अमीर और गरीब क्यों हो रहा है? उत्पादन को लेकर हर आदमी चाह रहा है कि मैं उत्पादन पे अधिक अधिक क्या करूं, लाभ लूं, नियंत्रण स्थापित करूं। पहला आता आदिम समाज। तो उस आदिम समाज में क्या है? कोई वर्ग संघर्ष नहीं है, सारे लोग क्या हैं? चरवाहे हैं, वैदिक काल वाले, या क्या है? आदि मानव है। दूसरा आता है जब दास, यानी मालिक शोषण करना चाहता है दास का अधिक से अधिक, दास का शोषण होगा। फिर आता है सामंतवाद, जिसमें कौन है? बहुत बड़े भूस्वामी है और किसान है, किसान का शोषण हमेशा होता है। फिर आएगा पूंजीवाद, उद्योगपति हैं और मजदूर हैं। उद्योगपति हमेशा चाहेगा कि लाभ कम रखे, यानी उत्पादन पे नियंत्रण को लेकर संघर्ष हो रहा है अमीर और गरीब में। और फिर आएगा समाजवाद, जिसपे उत्पादन और वितरण पे राज्य का नियंत्रण हो। लेकिन कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य पर नियंत्रण हो तो जाएगा, लेकिन राज्य में भी कौन बैठा है? एक गाना भी है, वो कौन सा? एक बहुत अच्छा गाना है, तेरा यार बैठा है, वो मिनिस्टर करके है ना, मम्मी डैडी में एक लाइन है, मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, है ना, फिल्म का गाना है। तो उसमें गाना है कि मेरा यार बैठा है, मतलब मिनिस्टर वगैरह है कुछ, तो टेंशन मत लेना, तो चलो चलते हैं घूमने, रात में कोई पकड़ेगा नहीं। मतलब खुला निमंत्रण, खुला आमंत्रण। लड़की बोले अब टेंशन मत लो, हम एकदम तैयार है, अभी जाना है जाओ, मैं कल तो नहीं जाऊँ तेरे साथ, है ना। पहले नहीं था ऐसा। तो समाज में जो चेंज होता है वहां, तो उत्पादन के साधनों में अमीर गरीब के बीच संघर्ष को लेकर रजनी पामदत्त ने भी यही कही। रजनी पामदत्त ने क्या कही? मैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखिए, रजनी पामदत्त ने 1946 में एक किताब निकाली, इंडिया टुडे। तो रजनी पामदत्त ने क्या कही? इंडिया टुडे, नाम सुने होंगे। इसने कही कि 1857 का नाम सुने होंगे, 1857 की क्रांति है ना, म्यूटनी ऑफ 1857। ये नाम सुने कि नहीं इसका? तो ये 1857 का जो क्रांति है, अब देखिए ये क्या है? मार्क्सवादी है। तो इस क्रांति में जितने विद्रोह किए थे, उस विद्रोह में कौन लोग थे? सब थे सत्ता से वंचित। अब लो, और इनका उद्देश्य अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की प्राप्ति करना था, याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि अपनी महत्वाकांक्षा की प्राप्ति के लिए इन्होंने क्या किया? सत्ता से वंचित जो लोग हैं, इन्होंने, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज सुनिएगा, इन्होंने कहा कि जो गांधी है, और जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ये राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? मध्यम वर्गीय आंदोलन है। यानी राष्ट्रीय, गांधी जितना भी नेतृत्व चलाते हैं, तो गांधी का नेतृत्व कैसा है? देखो मार्क्सवादी है। आपसे पूछेंगे ना भाई ये लोग, आप नहीं देखते रजनी पामदत्त ने ये कहा, विपिन चंद्रा के अनुसार ये, तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बता रही गांधी जितने भी आंदोलन चलाए, गांधी का आंदोलन क्या है? मध्यम वर्गीय, आम जनता को नहीं। झूठ बोलते हैं गांधी,
ये कहते पूंजीपति, जैसे 1930 का जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, वो पूंजीपतियों के दबाव में चलाया गया था, इसने कही रजनी पामदत्त ने। और 1920 का जो आंदोलन था, जो 22 में वापस लिया गया असहयोग आंदोलन को, वो जानबूझकर ये पूंजीपतियों के, जमींदार वर्ग के, इनके हित में किया गया वापस। कि कहीं किसान बोला था कि 1 फरवरी 1922 में कहा गया था, गांधी ने कहा था कि आप अगर मेरी बातों को नहीं मानोगे अंग्रेज से, तो मैं 1 सप्ताह में बारदोली में सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे और टैक्स न देने के लिए आंदोलन चलाएंगे। ये हुआ था बात, ये बात किया गया था। आई बात समझ? 1922 में, 20 में शुरू हुआ, 22 में ले लिया। तो इसने कहा कि जानबूझ के लिए ये आपने पूंजीपतियों के दबाव में किया, जमींदारों के दबाव में, भूस्वामियों के दबाव में। गांधी पे मतलब आरोप लगाया जा रहा है, मतलब ये आरोप नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि ये इनका विचार है मार्क्सवादी का। ये जब देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन में कि क्या नाम है, तो राष्ट्रीय आंदोलन में कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। कांग्रेस की जो स्थापना हुआ, रजनी पामदत्त ने कही कांग्रेस का स्थापना किसने किया? अंग्रेज ने अपने हित के लिए करवाया। नहीं समझे? ये रजनी पामदत्त का कहना है। उसने सेफ्टी वल्व का सिद्धांत दिया कि कांग्रेस का स्थापना जो हुआ अंग्रेज ने करवाया अपने हित में। सेफ्टी वल्व का सिद्धांत इन्होंने समर्थन किया इसने। अब इसके बाद बिपिन चंद्रा को देखिएगा तो वो थोड़ा उदार है। बिपिन चंद्रा उदार है। कैसे उदार है? बिपिन चंद्रा जो है, हाँ, ये अच्छी, जब ये नेहरू के मार्क्सवादी जो विचारधारा है उससे साम्यता है। नेहरू की मार्क्सवादी विचारधारा, याद है ना, नेहरू और सुभाष मार्क्सवादी मतलब वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे। तो जो विचारधारा नेहरू की है 1930 में जब 29 में अध्यक्ष बनते हैं, वही विचारधारा बिपिन चंद्रा ने समर्थन किया है। समझे? यानी बिपिन चंद्रा मार्क्सवादी होते हुए भी ये थोड़े उदार हैं। ये एक अच्छी बात है। बिपिन चंद्रा का जब किताब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, तो आप देखना वो अपेक्षाकृत ठीक है, कहीं कहीं कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, अलग बात है, ठीक है। ये रजनी पामदत्त से इस बात से सहमत नहीं है कि कांग्रेस केवल मध्यम वर्गीय संस्था है। ये नहीं मान, बोले एक सीमा तक आप मान सकते हो क्योंकि नेतृत्व मध्यम वर्ग करता है, लेकिन ये कहना कि केवल मध्यम वर्गीय संस्था है, ऐसा नहीं है। क्योंकि रजनी पामदत्त ने एक तरफा आलोचना कर दिया। ये बैलेंस करते हैं, ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है। तो जब बिपिन चंद्रा, अच्छा, हम लोग सबसे अधिक किताब किसका पढ़ते हैं? तो बिपिन चंद्रा की किताबों में देखिएगा कि नेहरू की कमियां थोड़ी बहुत बताई गई, लेकिन उसके जो मार्क्सवादी विचारधारा नेहरू का, उससे भी प्रभावित थे। समझे? ये फिर जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़िएगा तो बिपिन चंद्रा जब राष्ट्रीय आंदोलन पे काम करते हैं तो वो कहते भी हैं कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में हुआ, लेकिन अन्य विचारधारा ने भी अपना सहयोग दिया। अब इसी में सुमित सरकार है, तो सुमित सरकार के साथ एक समस्या ये हुई, सुमित सरकार बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं रहे मार्क्सवाद में, क्योंकि वो भाग गए फिर बीच में। कहां पे? सुमित सरकार बीच में वहां चले गए थे ना, सबाल्टर्न में चले गए थे। सबाल्टर्न मतलब नीचे से इतिहास। तो मार्क्सवादी विचारधारा में जो मेन है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, ये सारे लोग हैं जिन्होंने बेहतर काम किया, जैसे हरवंश मुखिया मॉडर्न हिस्ट्री भी काम किया, एंशिएंट में भी। तो लेकिन ये ज्यादातर आप बिपिन चंद्रा को पढ़ते हैं। अब चौथा जो है वो आप देखिएगा, वो है सबाल्टर्न। मैं इसको लिखवा दूंगा, कल लिखवा दूंगा, है ना। और बहुत मेन चीज, केवल मॉडर्न हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य से जो क्वेश्चन आएगा।
हार्डिमन, एंटोनियो ग्राम्स्की, ये वर्ल्ड लेवल पे था। लेकिन इंडिया लेवल पे सबसे पहले रंजीत गुहा, पार्थ चटर्जी, ज्ञानेंद्र पांडे और एक सुमित सरकार कुछ दिनों के लिए इसमें भाग लिए थे। हालांकि बाद में ये अपने आप को इस समूह से अलग कर लिए, है ना, ये अपने आप को अलग कर लिए थे। अब यहां पे एक सवाल है, सबाल्टर्न विचारधारा क्या है? तो सबसे नवीनतम विचारधारा जो है सबाल्टर्न विचारधारा है। सबाल्टर्न विचारधारा क्या कहता है कि अब तक जो आप बात करते हो वो आप बात करते हो कि आजादी में कौन वर्ग है? कुलीन वर्ग। आजादी में कौन भाग लिया? अभिजात वर्ग, जो ऊपरी वर्ग है। फिर मध्यम वर्ग में जब आया जो शिक्षित वर्ग थे वो लोग। ये इससे बाहर निकलकर ये बात करता है जन आंदोलन की, यानी सबाल्टर्न बात करता है जन आंदोलन की इतिहास की। ये सबाल्टर्न बात करता है नीचे से इतिहास। अब तक आप क्या बात कर रहे थे? ऊपर से इतिहास, यानी कुलीन वर्ग की बात कर रहे हैं। ये पहली बार बात कर रहा है किसका? जन आंदोलन का। ये पहली बार बात कर रहा है किसान आंदोलन का। ये पहली बार बात कर रहा है मजदूर आंदोलन का, महिलाओं के योगदान का। आपको पता है इससे इन लोगों से पहले हालांकि दो आदमी थे, ज्योतिबा फुले और दूसरा थे अंबेडकर। अगर याद होगा आपको, ये जो ज्योतिबा फुले है, ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक लिखे उन्होंने गुलामगिरी, और ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी में महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ, जो शोषण हुआ, जो जाति प्रथा थी उसके बारे में। फिर अंबेडकर ने भी इस चीजों को उठाया। तो ऐसा नहीं है कि सबाल्टर्न इतिहास यूरोप या इंडिया में इस प्रकार से रंजीत गुहा या पार्थ चटर्जी जैसे लोगों ने दिया। इससे पहले भी सबाल्टर्न इतिहास जो है यहां से शुरुआत हो चुका था। भाई आवाज तो उठाया था इन्होंने कि भैया उन्होंने गुलामगिरी में लिखा। भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विचारधारा, इतिहास लेखन की विचारधारा। तो इन्होंने बात की, इन्होंने लिखा, और ये बहुत जो है अहम बात है, समझ रहे हैं? ये पहली बार बात कर रहा है किसका? कि देखिएगा, पहले क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं आते थे दलित आंदोलन का। आप क्वेश्चन उठाओ, पहली बार आ रहा है उदरानी उदा देवी, वो दलित महिला थी जिसकी 1857 में भूमिका है। क्वेश्चन आ रहा है 1857 की क्रांतीय महिलाओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। ये जो गांधीवादी चरण है उसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी? कभी सोचो तो, पहले तो नहीं आता था। बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अगर आ गया, आता है स्वतंत्रता सेनानी में, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि सबाल्टर्न है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले नहीं पूछता था महिला जनजातीय, अब पूछा जा रहा है। आई बात समझ में? तो पहली बार अब पूछा जाता है इस टाइप से। दूसरी बात, पहली बार जब आप देखोगे, है ना, पहली बार जब हम सबाल्टर्न इतिहास पढ़ते हो तो इस सबाल्टर्न इतिहास की विशेषता है कि बोला गया कि दरबार से जो इतिहास लेखन है, जो इतिहास की धारा है, वो दरबार से बाहर निकलकर अब आम जन के बीच में गया, जो कहा गया जनता से संबंधित आंदोलन। ठीक है? तो ये जो चार विचारधारा था इतिहास का, चाहे आप ले लो औपनिवेशिक समाजवादी, या ले लो दूसरा राष्ट्रवादी, तीसरा और चौथा
तीसरा जो है मार्क्सवादी और था। तो ये चारों जो है मैं कल जो है इसको ज़्यादा नहीं 5-6 पॉइंट लिखवा दूंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल आएंगे। सवाल क्या आएंगे सुन लेना। सवाल पूछेंगे आपके कि इतिहास के जो विचारधारा है कि इतिहास लेखन में, इतिहास लेखन जो होता है में साम्राज्यवादी इतिहास लेखन की क्या भूमिका है। सवाल कैसे आएगा, इतिहास लेखन में साम्राज्यवादी इतिहास की भूमिका क्या है। एकदम डायरेक्ट आएगा, एकदम आगे पीछे करके नहीं आएगा। हमें पता है कि अगर 4 टॉपिक हम पढ़ लेंगे, एक सवाल अगर आ गया तो बन जाएगा, तो इसलिए हमने बता दिया। तो कल लिखवा देंगे। कल आप एक और काम करके आना, आप यूरोपियनों का इतिहास एक पूरा पढ़ के आना। जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए और ये आए, केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वहां से क्या पूछेगा, ब्रिटिश सफल क्यों हुआ, वो असफल क्यों हुआ, डुप्ले और क्लाइव का अंतर, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब बिहार वगैरह में देखिएगा तो वहां आता है क्वेश्चन। हाँ, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अंदर से ज़्यादा नहीं आएंगे। कल मिलते हैं, ठीक है।